यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पदस्थली या पेडिप्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस नाम के साथ संबंधित है, या पदस्थली या पेडिप्लेन की अवधारणा किसने दी है। इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। पहला है यहाँ पर डब्ल्यू.एम. डेविस, बी है एल.सी. किंग, सी है डब्ल्यू. पेंक और डी है सी.एस. कॉटन। सही आंसर क्या है, जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एल.सी. किंग की ये अवधारणा है, ये आपको याद रखना है। पदस्थली या पेडिप्लेन की अवधारणा किसकी है, एल.सी. किंग की है। यहाँ नाम से पूछ रहा है किसके नाम के साथ संबंधित है या किसने ये अवधारणा दी, तो आपको याद रखना है एल.सी. किंग ने जो है पदस्थली या पेडिप्लेन की अवधारणा दी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अनाथ सेल सनस्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है अपनति, बी है नति और सी है अभिनति और डी है नतिलम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर नतिलंब उसको कहा जाता है। अनाथ सेल सनस्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को नतिलंब कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। और आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट कर रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ढलान प्रोफाइल उत्थान क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल अथवा नतोदर होती है। यह किसने कहा है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। सही जवाब क्या है, कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पेंग महोदय ने जो है इसे कहा था कि ढलान प्रोफाइल उत्थान क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल अथवा नतोदर होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यह धारणा की वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती हैं, ये किस सिद्धांत की ओर संकेत करती है या ये किस सिद्धांत के साथ संबंधित है। इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर एक रूपतावाद के सिद्धांत से ये संबंधित है। और एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसने कहा था। तो जेम्स हटन महोदय ने इसे कहा था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चुनाव करिए। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि सूची 1 में विद्वान के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में सिद्धांत का नाम दिया गया है। तो किस विद्वान ने किस सिद्धांत को दिया है उसके साथ मैच करना है, फिर नीचे कूट के अनुसार अपना सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है हाला एवं डाना, तो ये जो है भू अभिनीति का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा आपका हट्टन जो है जेम्स हट्टन महोदय, ये एक रूपतावाद के साथ मैच हो जाएगा। एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो जेम्स हट्टन ने दिया था। फिर उसके बाद से जो यहाँ पर आपका सी जो मैच करेगा वो आपका मैच करेगा पहले के साथ। हैरी हेस का जो सिद्धांत है समुद्र अधस्थल प्रसरण का सिद्धांत है यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट में जो डी बचा है आपका वो आपका दूसरे के साथ मैच कर जाएगा। उष्मा संकुचन का सिद्धांत यहाँ पर आपने जो जेफरीज महोदय ने जो है उष्मा संकुचन का सिद्धांत दिया था, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का यहाँ पर आपका तीसरा हो जाएगा। फिर बी का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी का आपका चौथा हो जाएगा। फिर सी का क्या हो जाएगा, सी का आपका पहला हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। तो आप देखिए कि किसमें 3 4 1 2 दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन डी में 3 4 1 2 दिया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट कर रहे हैं। जब प्रैक्टिस सेट की तरह आप अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब वैसे आप वन लाइनर की तरह इस वीडियो को देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पुट किए जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पे अभिकथन और कारण को अच्छे से समझना है, उसके बाद से आपको सही आंसर देने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दो
कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर, नीचे दिए गए कूटों के अनुसार जो है अपना सही उत्तर चुनना है। तो अभिकथन को पढ़ के बताता हूं मैं यहाँ पे। देखिए इसमें दिया गया है कि ज्वालामुखी गतिविधि पट्टिका के किनारे के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, यानी कि यही बताया जा रहा है कि ज्वालामुखी गतिविधि और प्लेट के किनारे के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। जाहिर सी बात है कि जो प्लेट के किनारे होते हैं वहीं से ज्वालामुखी क्रिया होती है। और उसके बाद से कारण दिया गया कि विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका उपांत से संबंधित है। अब आपको इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अब कैसे है थोड़ा सा इसको मैं बता दूं। देखिए यहाँ पर अभिकथन में यही दिया गया कि ज्वालामुखी जो गतिविधि होती है वो पट्टिका या प्लेट किनारे के बीच में संबंधित है। तो देखिए जो प्लेट का किनारा होता है वहीं से ज्वालामुखी आपका क्रिया होता है, ये अभिसारी गति होती है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर प्लेट जो जाती है वो आपका अपसारी होती है। ठीक है, ये अपोजिट, ये अभिसरण हो रहा है यानी आमने सामने प्लेटें आ रही हैं और ये अपसारी यानी प्लेटें दूर जा रही हैं। तो इस दोनों कंडीशन में ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो ये आपके जो है का अभिकथन और कारण जो है दोनों आपके राइट हो जाएंगे। और यहाँ पे कारण जो है अभिकथन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या था, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ आप देख सकते हैं सूची 1 में स्थल आकृति दी गई है और सूची 2 में भू आकृति। तो इसको जो है हमें क्या करना है, मैच करना है कि किस कारण से। तो यहाँ पर एक साइड में स्पष्ट रूप से यहाँ पर स्थल आकृति लिखा गया है, लेकिन यह प्रक्रम दिया गया है कि किस प्रक्रम के द्वारा कौन सी भू आकृति का निर्माण होता है। तो इसे आपको मैच करना है और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका मैच करेगा हिमनदीय, वो तीसरे के साथ मैच करेगा। एरिट भू आकृति का निर्माण होता है हिमनदी के द्वारा। और उसके साथ साथ बी जो है आपका, बी मैच करेगा आपका यहाँ पर चौथे के साथ, यहाँ मैच हो जाएगा संयोजी भित्ति टोम्बोले, यानी समुद्र के द्वारा समुद्री किनारों में संयोजी भित्ति और टोम्बोले का निर्माण होता है। और सी जो है आपका मैच करेगा वो आपका पहले के साथ मैच करेगा, नदी के द्वारा जलोढ़ पंख रूपी प्रसार स्थलाकृति आपको या भू आकृति देखने को मिलती है। और वातोड़ के द्वारा जो है यहाँ पर यारडांग बनता है। ये आपको इस प्रकार से मैच कर लेना है। और इन चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। आप इसे अच्छे से मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे हमने मिलाया है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी सही है। और आप सभी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डी दिए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा मैचिंग वाला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सूची 1 में लेखक का नाम दिया गया है और सूची 2 में पुस्तक का नाम दिया गया है, यानी कि किस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है उसके साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। तो आप सभी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैच करके सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए जे स्टीयर्स का जो मैच करेगा आपका वो तीसरे के साथ मैच कर जाएगा। यहाँ पे अनस्टेबल अर्थ नाम की पुस्तक जे स्टीयर्स के द्वारा लिखी गई है। और उसके साथ साथ बी जो है आपका मैच करेगा वो चौथे के साथ मैच कर जाएगा। यहाँ पर SW वुल्डरीज के द्वारा जो है स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक लिखी गई है। उसके साथ ही साथ अगला जो हमारा है वॉल्टर पैंग, तो वॉल्टर पैंग का आपका मैच कर जाएगा पहले के साथ, यहाँ पे मैच कर जाएगा मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस पुस्तक जो है वॉल्टर पैंग के द्वारा लिखा गया है। और इसके साथ साथ जो डी है वो आपका मैच कर जाएगा किसके साथ, वो मैच कर जाएगा आपका दूसरे के साथ। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी जो है थर्नबरी के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से आपको मैच कर लेना है और जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 और ये भी क्वेश्चन जो है आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। और एक तरफ यहाँ पे सूची 1 में पट्टिका का नाम दिया गया है या प्लेटों का नाम दिया गया है और सूची 2 में यहाँ पे टाइप जो है नहीं कर पाया हूँ। तो यहाँ पर जो है आपका गति की दिशा जो है यहाँ पर आप समझिए कि मतलब कौन सी प्लेटें किस दिशा में गति कर रही हैं उसके बारे में सूची 2 में दिया गया है। और नीचे मैंने ऑप्शन भी जो है मेंशन नहीं किया है, टाइप मैं नहीं कर पाया हूं, लेकिन आपको इसे मैच करना है। मैं ऑप्शन यहां पर लिख देता हूं, बना देता हूं। देखिए यहां पर ए है आपका तीसरा, चौथा,
फिर उसके बाद से पहला और उसके बाद से दूसरा। ऊपर देखिए ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा। उसी प्रकार से बी जो ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा वो हो जाएगा तीसरा, चौथा, फिर उसके बाद से दूसरा और पहला। फिर उसके बाद से सी ऑप्शन मैं यहाँ बना देता हूँ। तो देखिए सी हो जाएगा तीसरा, दूसरा और उसके बाद से पहला और चौथा, और डी ऑप्शन यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। तो देखिए डी ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा पहला, फिर दूसरा और तीसरा, फिर उसके बाद से चौथा। अब आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर मैचिंग के बाद। तो देखिए इसमें हम आइए मैच कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है इंडो ऑस्ट्रेलियाई पट्टिका या प्लेट जो है किधर मूव कर रही है, तो वो जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। उसी प्रकार से कोकोस प्लेट जो है किधर मूव कर रही है, तो ये जो है आपका मैच कर जाएगा चौथे के साथ, यहाँ पे मैच कर जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ। फिर उसी प्रकार से प्रशांत महासागरीय पट्टिका या प्लेट किधर मूव कर रही है, तो ये जो आपका मैच कर जाएगा वो दूसरे के साथ, ये पश्चिम दिशा की तरफ मूव कर रही है। इसके बाद से नजिका प्लेट किधर मूव कर रही है, तो ये जो है पूर्व की तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बना के पूछ लिया जाता है कि नजिका प्लेट जो है किस दिशा की तरफ मूव कर रहा है, तो ये पूर्व दिशा की तरफ मूव कर रहा है, इसे आपको याद रखना है। तो जैसे आपने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर लिखा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर सही कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अपर्दन का सामान्य चक्र किसके साथ संबंधित है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है हिम नदी अपर्दन से, नदी अपर्दन से, समुद्री अपर्दन से और पवन अपर्दन से। तो इन चारों में से क्या सही आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अपर्दन का सामान्य चक्र जो है नदी अपर्दन से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा इसमें है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको क्या बताने का प्रयास करना है कि इन सभी भू आकृतियों में से कौन सी ऐसी भू आकृति है जो हिमजलीय निक्षेप के द्वारा नहीं बनी है, उसे हमें बताना है। पहला है ड्रमलिन, बी है एस्कर, सी है हॉर्न और डी है किम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। हॉर्न जो है हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किस भृगु के आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीड़ित चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है जलोढ़क, बी है मिश्रोढ़क, सी है हिमोड और डी है गाद। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर मिश्रोढ़क जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि क्रिकमे ने डेविस से असहमत होते हुए जो है पेन प्लेन के लिए संपूरक पद जो है कौन सा दिया था। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि क्रिकमे ने डेविस से असहमत होते हुए पेनी प्लेन के लिए संपूरक शब्द कौन सा दिया था। इन चारों में से पहला है पेडी प्लेन, बी है पेन प्लेन और यहाँ पे सी है इटच प्लेन और यहाँ पे डी है स्ट्रक्चरल, यहाँ पे चौथा जो है आपका स्ट्रक्चरल प्लेन। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्रिकमे ने डेविस से असहमत होते हुए पेनी प्लेन के लिए जो है संपूरक शब्द जो है पेन प्लेन का इस्तेमाल किया। तो पेन प्लेन का अगर नाम आए तो क्रिकमे आपको याद रख लेना है और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है अध्याय रोपित अपवाह, बी है बार बार आने वाले बड़े भूकंप और सी है स्क्रैप के साथ चिन्हित वास्तविक भ्रंश तल और डी ऑप्शन है चट्टान रोध और स्थल आकृति रूप के बीच कमजोर सह संबंध। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है कि भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी। चट्टान रोधी और स्थल आकृति रूप के बीच कमजोर सह संबंध जो है भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। यहाँ से तो पहले अभिकथन को पढ़ के मैं बताता हूँ। अभिकथन पहले में दिया गया है कि चट्टानों की गहराई तक रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों से एक हैं, प्रमुख लक्षणों में से एक हैं। फिर उसके बाद से कारण दिया गया है कि रासायनिक अपक्षय की तीव्रता अधिक हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है। अब आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अभिकथन में यही दिया गया है कि चट्टानों की गहराई तक रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है। और कारण यानी कारण क्या बताया गया कि रासायनिक अपक्षय की तीव्रता अधिक हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है। यानी कि जिन क्षेत्रों में जल की प्रचुरता ज़्यादा होगी उधर रासायनिक अपक्षय होने की ज़्यादातर संभावना रहती है। इसलिए यहाँ पर अभिकथन को कारण एक्सप्लेन कर रहा है, जिसकी वजह से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अत्यंत नूतन हिमकाल का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रम है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि अत्यंत नूतन हिमकाल का इन चारों विकल्पों में से कौन सा कालानुक्रम जो है सही है। पहला है मिंडल वुर्म गुंज, ये गुंज है, टाइप में मिस्टेक है, ठीक है, गुंज ये है आपका, इसे याद रखिएगा, मिंडल वुर्म गुंज और रिम। और बी ऑप्शन है गुंज मिंडल रिम और वुर्म। और सी ऑप्शन है वुर्म, ऑप्शन सी यहाँ पर है वुर्म मिंडल रिम और गुंज। और डी ऑप्शन है रिम मिंडल और वुर्म और गुंज। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सबसे पहले आपका गुंज हो जाएगा, फिर उसके बाद से मिंडल हो जाएगा, मिंडल और रिम, फिर उसके बाद से वुर्म आएगा आपका, ठीक है। तो ये कालानुक्रम आपका सही हो जाएगा अत्यंत नूतन हिमकाल के संदर्भ में। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। गुंज मिंडल रिम और वुर्म जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। अभिकथन को पढ़ते हैं। देखिए अभिकथन ए में बताया जा रहा है कि अपसरण पट्टिका मार्जिन के कारण समुद्र तल प्रसार होता है। फिर उसके बाद से कारण आर दिया गया है कि संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्मित होता है। तो अब आपको इन चारों विकल्पों में से यानी नीचे जो चार विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। पहला यहाँ पर ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, मगर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए अभिकथन में दिया गया कि अपसरण पट्टिका मार्जिन के कारण समुद्र तल प्रसार होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभिसारी गति के अंतर्गत क्या होती हैं, प्लेटें आमने सामने आती हैं, जबकि अपसारी गति होती है तो प्लेटें विपरीत दिशा में जाती हैं। इस प्रकार से समुद्र तल का क्या होता है, प्रसार होता है। तो ये आपका सही है। और कारण दिया गया है कि संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश का निर्माण होता है। जहाँ पे संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन होता है वहाँ पे भ्रंश का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बी ऑप्शन बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पैटरनास्टर झील की आकृति यानी किस पे निर्मित ये आकृति है आपको बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन है लावा मैदान पे, बी ऑप्शन है गिरिपद पे, सी ऑप्शन है रेगिस्तान पे और डी ऑप्शन है हिमनदी या द्रोणी पे। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। पैटरनास्टर झील जो है हिमनदी या द्रोणी की आकृति है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये क्वेश्चन भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, सूची 1 में निक्षेप के बारे में दिया गया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है जिसमें प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। तो देखिए कौन सा निक्षेप किस प्रक्रिया के द्वारा बना है उसके साथ हमें क्या करना है, मैच करना है और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से सही आंसर आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। तो देखिए आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लोएस्ट जो आपका मैच करेगा वो किसके साथ मैच करेगा, वो तीसरे के साथ यहाँ पर मैच कर जाएगा। यानी लोएस्ट का जो मैदान है वो वायु के द्वारा बना है, यानी वायु के द्वारा जो है मिट्टी को उड़ा कर ले जाकर जो है लोएस्ट का मैदान बना है। तो किस प्रक्रिया, वायु के द्वारा, ठीक है। फिर बी जो है आपका मैच करेगा वो किसके साथ मैच करेगा, तो वो दूसरे के साथ। हिमोड किससे, हिमनदीय प्रक्रिया के द्वारा जो है निक्षेप बना है। फिर सी जो है बजरी, वो किसके साथ मैच करेगा, तो ये आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। बजरी जो है समुद्र की प्रक्रिया के द्वारा ये निक्षेप बना है। और डी जो है आपका मैच कर जाएगा, वो किसके साथ मैच करेगा, तो वो आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। गाद जो है नदी प्रक्रिया के द्वारा अब बनता है, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको मैच कर लेना है और जैसे आपने मैच किया उसके अकॉर्डिंग इन चारों विकल्पों में से सही ऑप्शन का चुनाव कर लेना है। तो जैसे हमने मैच किया उसके अनुसार हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है वुड के द्वारा, बी है डेविस के द्वारा, सी है पेंग के द्वारा और डी है स्टॉलर के द्वारा। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन जो है पेंग महोदय के द्वारा किया गया था, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान विगत की कुंजी है या वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है। काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है जॉन फ्लेयर का है, बी है डब्ल्यू.एम. डेविस का है और सी है वॉल्टर पेंग का है और डी है यहाँ पर जेम्स हटन का है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है जेम्स हटन महोदय का जो है वर्तमान विगत की कुंजी है, ये कथन किसका है, तो जेम्स हटन महोदय का है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया, तो जेम्स हटन महोदय ने दिया, इसे भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसने पेडिमेंट निर्माण के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है लॉसन महोदय ने, बी है गिलबर्ट महोदय ने, सी है मैकेंजी और डी ऑप्शन है यहाँ पर डेविस महोदय ने। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर किसने पेडिमेंट निर्माण के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो गिलबर्ट महोदय ने जो है इसका प्रतिपादन किया था, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नतम तल अपरदन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है मिलाट महोदय ने, बी है पॉवेल ने, सी है डेविस ने और डी ऑप्शन है जॉनसन ने। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पॉवेल महोदय ने जो है निम्नतम तल अपरदन की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके बीच गुटेनबर्ग अंतराल पाया जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। ये अंतराल भी देता है, गुटेनबर्ग असंतता पेटी भी दे देता है, तो इसे आपको याद रखना है। पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है मेंटल और कोर के बीच में, बी ऑप्शन है परत और मेंटल के बीच में, सी ऑप्शन है यहाँ पर ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल के बीच में और डी ऑप्शन है यहाँ पर ऊपरी परत और निम्न परत के बीच में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेंटल और कोर के बीच में जो है गुटेनबर्ग अंतराल या गुटेनबर्ग असंतता पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान समूह ने पेडिमेंट के निर्माण में सरिता द्वारा पार्श्व समतलन की भूमिका पर बल दिया है। इन चारों में से आपको बताना है। पहला यहाँ पर ऑप्शन है पेज और ब्लैक वेल्डर और मैकेंजी और फिर बी ऑप्शन है ब्लैक वेल्डर और जॉनसन और पेज ने
और यहाँ पे सी ऑप्शन है मैकिंजी, पेज और जॉनसन ने, और उसके बाद से डी ऑप्शन है पेज, जॉनसन और लॉसन ने। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ब्लैक वेल्डर और जॉनसन पेज ने जो है पेडिमेंट के निर्माण में सरिता द्वारा पार्श्व समतलन की भूमिका पर बल दिया है, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26 और ये भी क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए सूची 1 में यहाँ पर कंदरा निर्माण के संबंध में सिद्धांत दिया गया है और सूची 2 में विद्वान का नाम दिया गया है, यानी कौन सा सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है उसके साथ आपको मैच करना है और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले द्विचक्रीय सिद्धांत जो है कंदरा निर्माण के संदर्भ में डेविस महोदय ने दिया था। फिर उसके बाद से बी जो है भौम जल स्तर सिद्धांत, वो किसने दिया था, तो वो जो है आपका चौथे के साथ यहाँ पे मैच हो जाएगा। स्वीन रटन ने जो है इसको दिया था। भौम जल स्तर सिद्धांत किसने दिया था, स्वीन रटन ने। फिर सी जो आपका मैच हो जाएगा स्थिर जल क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दूसरे के साथ आपका मैच हो जाएगा, ये गार्डनर ने दिया था। और यहाँ पे डी जो आपका मैच करेगा वो मैच कर जाएगा तीसरे के साथ, यानी कि इन्वेंजन थ्योरी किसने दिया था, तो मेलार्ट महोदय ने दिया था। तो यहाँ पर एक तरफ कंदरा निर्माण के संदर्भ में सिद्धांत था, दूसरी तरफ विद्वान था, इसके साथ हमको इसे मैच कर लेना था और हमने मैच भी कर लिया। और आपको अब नीचे दिए गए कूट में देखना है कि जैसे आपने मैच किया उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हमने मैच किया है तो उसके हिसाब से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर सूची 1 में अवधारणा के बारे में दिया गया है और सूची 2 में प्रतिपादक के बारे में दिया गया है। यहाँ पर कौन सी अवधारणा किस प्रतिपादक के द्वारा दिया गया है उसके साथ हमें मैच कर लेना है और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर आइए इसको मैच करते हैं। देखिए आपको करना क्या है, मैं वीडियो को फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो और ये 50 क्वेश्चन आपको कम समय में मिल जाएं ताकि आप इसे अच्छे से वॉच करके सभी क्वेश्चन को कवर कर ले। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद से सही आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। तो देखिए सबसे पहले हमारा मैच हो जाएगा संप्राय मैदान की अवधारणा किसने दी थी, तो ये WM डेविस ने दी थी। और इसके बाद से जो यहाँ पर बी है एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था, जेम्स हट्टन महोदय ने दिया था। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन जेम्स हट्टन महोदय का ही था। और इसके बाद से चतुष्फलकीय परिकल्पना किसने दी थी, तो ये लुथियन ग्रीन का है, इसे भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगला जो है पारंपरिक सम्मोहन वर्तमान सिद्धांत किसने दिया था, तो ये होम्स महोदय ने दिया था, इसे भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको मैच करना है और कूट में नीचे यहाँ पे इन चारों विकल्पों में कौन सा ऑप्शन सही है जैसे आपने मैच किया और आपको यहाँ पे सही ट्रिक कर लेना है। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है निक्षेपित भूमि का, बी है निमग्न उच्च भूमि तटरेखा का और सी है उभरी हुई उच्च भूमि तटरेखा का और डी ऑप्शन है अपरदित स्थल आकृति का। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निमग्न उच्च भूमि तटरेखा का उदाहरण है रिया, आपको याद रख लेना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है वॉल्थर पैंक, बी है WM डेविस, सी है JW पावेल और डी ऑप्शन है जेम्स हट्टन ने। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, JW पावेल ने जो है आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किया था, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कुछ मिस्टेक्स थे टाइप में बहुत ज़्यादा, तो उसको मैंने छोड़ दिया है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है कि तटीय बालू टिब्बा के निर्माण हेतु बालू कण का आदर्श व्यास कितना होता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला है यहाँ पे 0.15 mm, बी दिया गया है 0.50 mm, सी ऑप्शन है 0.25 mm और डी ऑप्शन है 0.75 mm। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 0.25 mm जो है तटीय बालू टिब्बा के निर्माण हेतु बालू कण का आदर्श व्यास होता है। कितना, 0.25 mm, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद संचलन की अनाच्छादन क्रिया से संबंधित नहीं है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला है आधारी अधखनन, बी ऑप्शन है अपस्तरण, सी ऑप्शन है भूस्खलन और डी है पंख प्रवाह। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अपस्तरण। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन बृहद संचलन की अनाच्छादन क्रिया से संबंधित नहीं है। तो अपस्तरण जो है इसके साथ संबंधित नहीं है, बाकी आधारी अधखनन संबंधित है, भूस्खलन संबंधित है और पंख प्रवाह संबंधित है। बस ऑप्शन बी आपका संबंधित नहीं है और इसे ही हमें फाइंड करना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विशेषताएं पर्वतीय हिमनद से संबंधित नहीं है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सी विशेषताएं पर्वतीय हिमनद से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है सार्क, बी ऑप्शन है टान, सी ऑप्शन है तीक्ष्ण शिखर और डी ऑप्शन है फियोर्ड। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर फियोर्ड जो है आपका यहाँ पर पर्वतीय हिमनद के साथ संबंधित नहीं है, बाकी सार्क जो है, टार्न और तीक्ष्ण शिखर ये सभी पर्वतीय हिमनद के साथ संबंधित है। बस फियोर्ड जो है आपका संबंधित नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है, मिलान वाला है। एक तरफ सूची 1 दिया गया है जिसमें किताब का नाम दिया गया है, सूची 2 दूसरे तरफ है जिसमें लेखक का नाम दिया गया है। यानी कौन सी किताब किस लेखक के द्वारा लिखी गई है उसके साथ आपको मैच करना है और नीचे इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो देखिए सबसे पहली पुस्तक जो है आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो है आपका एल.सी. किंग के द्वारा लिखा गया है, इसे आपको याद रखना है। फिर उसके बाद से दूसरा जो है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, ये किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक। तो ये जो है आपका ए. होम्स के द्वारा लिखी गई है। फिर उसके बाद से है जियोमॉर्फोलॉजी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये स्पार्क्स महोदय के द्वारा लिखी गई है। और प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो है आपका W.D. थर्नबरी के द्वारा लिखी गई है। तो ऐसे क्या करना है आपको मैच कर लेना है और नीचे दिए गए इन विकल्पों में से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जैसे हमने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी क्या है, हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है। यहाँ पे महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में कुछ प्रमाण के बारे में दिया गया है यहाँ पर, और कौन कौन से प्रमाण आपके सही हैं उसे आपको चुन लेना है। उसके बाद से नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। पहला यहाँ पर दिया गया है जिग्साफिट, बी है आपका ट्रांसकैरेफ्रंस और यहाँ पे सी है विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म और डी ऑप्शन है मेंटल में सम्मोहन। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी। ए और सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जिग्साफिट और विभिन्न क्षेत्र में जो जीवाश्म मिले हैं उसके आधार पे ये बताया गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है। यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण क्या है, जिग्साफिट और विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विवर्तनिकी बलों के कारण निम्नांकित में से किसका निर्माण होता है। इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है भ्रंश घाटी, बी है निलंबी घाटी और सी है अध्यारोपित घाटी और डी ऑप्शन है पूर्ववर्ती घाटी। तो इन चारों विकल्पों में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भ्रंश घाटी। विवर्तनिकी बल के कारण भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, इसे आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च अक्षांश क्षेत्रों में निमज्जित हिमनदीय घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि उच्च अक्षांश क्षेत्रों में निमज्जित हिमनदीय घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। पहला है महासागरीय खाई के नाम से, बी ऑप्शन है अंतःसागरीय कटक के नाम से, सी ऑप्शन है फियोर्ड के नाम से और डी ऑप्शन है अंतः समुद्री कैनियन के नाम से। तो सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर फियोर्ड के नाम से जो है इसे जाना जाता है। उच्च अक्षांश क्षेत्रों में निमज्जित हिमनदीय घाटियों को फियोर्ड के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38 और ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है आपका। इससे आपको मैच करना है और इसके साथ ही साथ इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए देता हूं कि इसको सॉल्व करके इसका सही जवाब आप अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वहां पर मैं आपको, अगर आंसर नहीं पता होगा, अगर आप गलत कर रहे होंगे तो मैं वहां पर आपको सही आंसर बता दूंगा, लेकिन आप प्रयास करिएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप बता पाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कांट के निम्नांकित अभिकथनों पर विचार करना है और हमें नीचे इन चारों विकल्पों में से इसका सही आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए पहले यहाँ पर दिया गया कि कांट ने अपने सिद्धांत में जो है न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत का उपयोग किया है। फिर उसके बाद दूसरा दिया गया कि कांट ने कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार कर विकसित किया है। और तीसरा है यहाँ पर कि यद्यपि लैपलेस ने पृथ्वी की उत्पत्ति की न्यूटन की प्रकल्पना को प्रस्तुत किया, फिर उसके बाद से कांट को निहारिका संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कांट के द्वारा दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी। ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कांट के विचार के अनुसार हैं, तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कांट के निम्नांकित अभिकथनों का विचार यहाँ पर दिया गया है। कौन कौन से विचार सही है उसे ही हमें बताना था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा क्या था, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप जो है किसका निर्माण होता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है विलोम भ्रंश का, बी है भूसन्नत का, और सी ऑप्शन है नैपे का निर्माण, और डी ऑप्शन है विखंडित ब्लॉक का निर्माण होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नैपे का निर्माण होता है। अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, नैपे का। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नांकित में से किसके मध्य पाया जाता है। तो देखिए यही क्वेश्चन मैंने आपको अभी ऊपर कराया था। उस क्वेश्चन में जो है इसको थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था कि निम्न में से किसके बीच गुटेनबर्ग अंतराल पाया जाता है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नांकित में से किसके मध्य पाया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी आंसर में परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न के पूछने में परिवर्तन है, लेकिन आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटल तथा कोड के बीच में जो है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है, और इसके साथ ही साथ गुटेनबर्ग अंतराल भी पाया जाता है। तो इन शब्दों को जरूर गौर करिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए शब्दों में मॉडिफिकेशन एग्जामिनर के द्वारा कर दिया जाता है और आप कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि समुद्र अध स्थल विस्तार की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला है डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने, बी ऑप्शन है टी.जे. विल्सन ने, टी.जे. नहीं यहाँ पे टूजो विल्सन होगा, टाइप में मिस्टेक है, टूजो विल्सन ने, सी है लो पिचान ने, और डी है हैरी हेस ने। ठीक है, हैरी हेस ने। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, हैरी हेस के द्वारा जो है समुद्र अधस्थल विस्तार की संकल्पना दी गई थी या इसे प्रतिपादित की गई थी। नाम याद रखना है, हैरी हेस के द्वारा समुद्र अधस्थल विस्तार की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भू अभिनीति की अवधारणा से संबंधित है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लेखक भी दिया गया है और डायरेक्ट आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि भू अभिनीति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे देखिए विकल्प आपको चार क्या दिए गए हैं कि पैंक और डेविस ने, बी है वुल्डरीज और मॉर्गन ने, और सी है हाला और डाना ने, और डी ऑप्शन है बुल्जरीज और लेपिचोन ने। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। हाल और डाना ने जो है भू अभिनीति की अवधारणा को दिया था। और अगर क्वेश्चन कैसे भी मॉडिफाई किया जाए, लेकिन आपको नाम याद रहना चाहिए, हाला और डाना ने भू अभिनीति की अवधारणा
दिया था, संबंधित है पूछा जाए तो भी यही होगा। लेखक यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया गया है तो भी जो है हाला और डाना होगा। जब भू अभिनति अवधारणा की बात हो तो हाला डाना आपके दिमाग में आना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए इस क्वेश्चन में भी मैचिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है। सूची 1 में लेखक का नाम है, सूची 2 में किताब का नाम दिया गया है, यानी कि कौन सी किताब किस लेखक के द्वारा लिखी गई है उसके साथ हमें मैच करना है और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पुस्तक दी गई है KW बटजर, ये लेखक दिया गया है, तो लेखक किस लेखक ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है उसके साथ हमें मैच करना है। तो यहाँ पर पहले लेखक दे दिया है, कभी कभी यहाँ जो है पहले किताब का नाम देता है, तो लेकिन लेखक जो है कौन सा लेखक जो है कौन सी किताब लिखा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर KW बटजर के द्वारा जो है जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ पुस्तक लिखी गई है। फिर उसके बाद से जो है आपका है WM डेविस, तो WM डेविस के द्वारा द मॉर्फोलॉजिकल साइकिल पुस्तक लिखी गई है। फिर उसके बाद से है आपका C पर है, यहाँ पर C इम्बलटेन जो है दिया गया है, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये पहले के साथ आपका मैच हो जाएगा। इनके द्वारा जो है प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी पुस्तक लिखी गई है और J थॉर्नेस के द्वारा जो है यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम पुस्तक लिखी गई है। तो इस प्रकार से आपको मैच कर लेना है। देखिए कन्फ्यूजन मत होइएगा, किताब कभी इधर भी दे देता है तो आपको नाम याद रखना है कि कौन सी किताब को किसने लिखा है, और लेखक कभी इधर दे देता है तो ये वो इधर उधर करने का काम एग्जामिनर का होता है। कभी लेखक इधर हो जाएगा तो कभी किताब इधर हो जाएगी, लेकिन आपका आंसर अगर आपको सही पता है तो आप अच्छे से इसको मैच कर लेंगे। तो देखिए जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है ब्राजीलई, और उसके बाद से बी है भारतीय, और सी ऑप्शन है तिब्बतीय, और डी ऑप्शन है अरेबियाई। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतर पर्वतीय पठार जो है तिब्बतीय पठार को यहाँ पर कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। दुनिया की छत किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है पामीर का पठार जो है वो उसको दुनिया की छत कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 46। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों के अनुसार सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। तो देखिए अभिकथन ए में दिया गया है कि वायु की निक्षेपीय क्रिया के कारण एस्कर बनते हैं, और कारण क्या बताया गया कि एस्कर सरिता हिमे निक्षेप के कारण बनते हैं। तो अब इन दोनों को अच्छे से आपको समझना है, फिर उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आपका आर सही हो जाएगा। ए क्या है, गलत है, लेकिन आर आपका सही है। एस्कर सरिता हिमे निक्षेप के कारण जो है बनता है, ये आपका राइट है, लेकिन वायु के निक्षेप क्रिया के कारण एस्कर नहीं बनता है, इसे आपको याद रखना है। एस्कर का निर्माण जो होता है हिमानी निक्षेपण क्रिया के द्वारा जो है एस्कर का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है, जबकि यहाँ पर वायु निक्षेप क्रिया के द्वारा दिया गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 47। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सेल विशेषताओं पर विचार करना है। पहला यहाँ पर दिया गया कि ये परतदार होती हैं, दूसरा है इनमें जीवाश्म होते हैं, और तीसरा है ये वाहित सेल होते हैं, और यहाँ पे चौथा है ये जल निकाय में बनती हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं अवसादी सेल के बारे में सही हैं। तो अवसादी सेल के बारे में जो विशेषता मैंने अभी ऊपर आपको बताया उनमें से कौन सी विशेषता सही होगी, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अवसादी सेल के बारे में या अवसादी सेल की विशेषता के बारे में आपका पहला भी सही हो जाएगा, ये परतदार होते हैं। अवसादी सेल में जो है जीवाश्म होते हैं, और फिर तीसरा है कि ये वाहित सेल होते हैं, और चौथा है कि ये जल निकायों में बनते हैं। तो ये चारों जो है आपके अवसादी सेल विशेषताओं के अंतर्गत क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 48।
देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 में यहाँ निक्षेप का स्थान दिया गया है, सूची 2 में निक्षेप का नाम दिया गया है। तो इसके साथ हमें क्या करना है, निक्षेप के स्थान को निक्षेप के नाम के साथ मैच करना है और नीचे दिए गए चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर मैच कर जाएगा आपका चैनल, जो मैच करेगा किसके साथ, ये मैच करेगा आपका दूसरे के साथ। यहाँ पे पच्छाप निक्षेप इसका नाम है। बी जो है चैनल मार्जिन, ये किसके साथ मैच करेगा, तो ये आपका मैच कर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ। पार्श्व अभिवृद्धि निक्षेप इसका नाम है। और उसके बाद से सी आपका किसके साथ मैच करेगा, तो सी आपका सीधे पहले के साथ मैच हो जाएगा। ऊर्ध्व अभिवृद्धि निक्षेप है ये। और उसके साथ साथ डी जो है वैली मार्जिन जो है ये आपका मिश्रोधक निक्षेप है। तो ऐसे ही आपको मैच करना है और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। तो जैसे हमने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जब एक चूना पत्थर कंदरा ढह जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है टॉर्न बनता है, सी है विलय रंध्र बनता है, बी पोलजे बनता है, डी डोलाइन बनता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जब एक चूना पत्थर कंदरा ढह जाती है तो वहाँ पर विलय रंध्र आकृति बनती है, ये आपको याद रखना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एकल प्रमुख भू आकृति प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृश्य क्या कहलाते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है सरल भूदृश्य कहलाते हैं, बी है मिश्रित भूदृश्य कहलाते हैं, और सी ऑप्शन है एक चक्रीय भूदृश्य कहलाते हैं, और डी ऑप्शन है बहुचक्रीय भूदृश्य कहलाते हैं। तो सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सरल भूदृश्य कहते हैं। एकल प्रमुख भू आकृति प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृश्य को सरल भूदृश्य कहते हैं, ये आपको याद कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और ये जो क्वेश्चन था हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं भू आकृति विज्ञान से। और मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था कि प्रत्येक यूनिट से यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी से मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराए और इस 100 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाला जो एग्जाम है उसमें भी इंपॉर्टेंट है। और जब भी नेट का एग्जाम होगा और वहाँ पे भू आकृति विज्ञान के क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे तो यहाँ से 2-4 क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ मैंने स्टार्टिंग में ये भी बताया कि जो आपके 10 यूनिट है प्रत्येक यूनिट से मैं 100-100 क्वेश्चन कराऊंगा। इस प्रकार से आपके 1000 टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे और इस 1000 क्वेश्चन में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी मिक्सअप करा के प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूं। तो यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा फास्ट था क्योंकि मैं कम समय में इन 50 प्रश्नों को कवर करना चाहता था ताकि आपका कम समय में ये सारा क्वेश्चन कवर हो जाए, ज़्यादा समय मैं न लूँ, इसलिए वीडियो फास्ट था। सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना था कि वीडियो पॉज कर करके सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वो वीडियो होगी आपके क्लाइमेटोलॉजी से, जलवायु विज्ञान से 100 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी सारा एफर्ट लगता है, टाइप करना पड़ता है सभी क्वेश्चन को, उसके बाद से वीडियो बनाना होता है, फिर अपलोड करके आपको प्रोवाइड करना होता है। तो इस एफर्ट के बदले मैं चाहता हूं कि आप बस एक लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। और इसके साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।